आज हम ग्रामर में वाक्य रचना पढ़ेंगे। लेसन 22 वाक्य हमारे बचे हुए थे, कुछ ही चैप्टर्स जो बचे हैं वो हम कंप्लीट कर रहे हैं अभी। वाक्य रचना जैसे हमने ग्रामर में स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि सबसे पहले वर्ण होता है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। वर्ण से बनते हैं शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, है ना। तो हम पढ़ेंगे वाक्य रचना के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाक्य किसे कहते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया, वर्णों के इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि वर्ण, शब्द और वाक्य क्या होते हैं। वर्णों से शब्द बनता है, शब्द से वाक्य बनते हैं। परिभाषा के रूप में हम कहें तो बहुत ही सरल है, आपको तीनों की परिभाषाएं याद हो जाएगी। वर्ण, वर्णों के भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। वाक्यों का सार्थक समूह होना, और मतलब शब्दों का समूह जो होता है वो सार्थक होना इसलिए आवश्यक है कि यदि सार्थक नहीं होगा, उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा, तो हम वाक्य का भी अर्थ स्पष्ट नहीं कर सकते, है ना। जो भी शब्द है वो सही क्रमानुसार हो, सही अर्थ वाले हो, तभी हम वाक्य का अर्थ समझ पाएंगे। अगर उल्टे सीधे शब्द हो, अर्थ सही नहीं हो, तो हम वाक्य का अर्थ भी नहीं समझ पाएंगे। तो वाक्य के लिए शब्दों का सही अर्थ का होना आवश्यक है, सार्थक शब्द होना आवश्यक है। तो जैसे यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है, उसमें उदाहरण बताया गया है। जैसे एक सेंटेंस दिया है, आकर खा गई घास गाय, है ना। अब इसमें भी शब्द तो है, अब इसमें शब्द तो है, शब्दों का समूह ये भी है, इसमें भी सारे शब्द हैं, शब्दों का समूह है ये, लेकिन वाक्य नहीं है। क्यों? क्योंकि शब्दों का सार्थक समूह नहीं है, इसमें अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, इस वाक्य का अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो रहा है। वाक्य पूरा सही वाक्य क्या होगा कि गाय आकर घास खा गई। सही वाक्य होगा गाय आकर घास खा गई। ये हुआ शब्दों का सार्थक समूह, है ना। ये हुआ सार्थक समूह। इसमें सही हम वाक्य का अर्थ भी जान पा रहे हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, गाय आकर घास खा गई। तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जो सार्थक होगा उसे ही वाक्य कहेंगे, यह वाक्य नहीं होगा। वाक्य क्या होगा? ये शब्दों का समूह तो ये भी है, लेकिन ये सार्थक समूह नहीं। शब्दों का सार्थक समूह ही वाक्य कहलाता है। तो ये वाक्य की परिभाषा हुई, ठीक है। और यदि इन शब्दों का प्रयोग जब वाक्य में किया जाता है ना, जैसे ये वाक्य बन गया, है ना, ये वाक्य हो गया क्योंकि ये शब्दों का सार्थक समूह है। अब इस वाक्य में जो शब्द प्रयोग में लिए गए हैं, ये गाय, आकर, घास, खा, है ना, ये शब्द जो है, ये शब्द क्या कहलाते हैं वाक्य में आने के बाद? अलग से तो ये शब्द है, गाय एक शब्द है, गाय क्या है? एक शब्द है, लेकिन गाय शब्द जब वाक्य में जुड़ गया, वाक्य के अंदर आ गया, तो ये क्या कहलाता है? पद कहलाता है। वाक्य के अंदर इसका प्रयोग कर दिया गया तो ये क्या कहला रहा है? पद कहला रहा है। तो वाक्य में जुड़ने के बाद शब्द क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं, है ना। यह पद बन जाता है। वैसे तो सिंपल ये शब्द है, लेकिन वाक्य में जुड़ने के बाद गाय आकर घास खा गई, वाक्य में इसका प्रयोग किया गया गाय का, तो यह शब्द क्या बन गया? पद बन गया। वाक्य में यह पद हो जाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन। अब इसके बाद वाक्य के अंग, है ना, वाक्य के कौन कौन से अंग हैं, किन पर वाक्य मुख्य रूप से निर्भर रहता है। कोई भी वाक्य है वो किस पर निर्भर रहता है, उसके दो उसके प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के अंग वाक्य
के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय, है ना। वाक्य के दो अंग होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य यानी जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। कर्ता ही उद्देश्य होता है, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। जैसे चींटी दाना लेकर जा रही है, माली पौधों में पानी दे रहा है, नेताजी भाषण दे रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। तो यहाँ पर चींटी, जैसे उदाहरण है, परिभाषा के बारे में हम लिखिए, जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है वह होता है उद्देश्य। उदाहरण जैसे नेताजी भाषण दे रहे हैं, एक उदाहरण हम लेते हैं, नेताजी भाषण दे रहे हैं। कर्ता जो होता है वही उद्देश्य होता है। कर्ता कौन है? नेताजी, है ना। तो नेताजी क्या हुए? उद्देश्य, है ना। कर्ता कौन है? नेताजी, तो नेताजी क्या हुए? उद्देश्य। तो जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य होता है। जैसे उदाहरण जो आपकी बुक में 4 उदाहरण दिए गए हैं, चींटी दाना ले जा रही है, माली पौधों में पानी दे रहा है, नेताजी भाषण दे रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। तो यहाँ पर चींटी, माली, नेताजी और बच्चे, ये सब इनके बारे में बात की जा रही है। तो ये सब क्या होंगे? उद्देश्य होंगे। ठीक है। इसके बाद आता है विधेय। विधेय होता है, अभी मैंने बताया कर्ता ही उद्देश्य होता है, जो कर्ता होता है वही उद्देश्य होता है। कर्ता कौन है? जिसके विषय में कहा जाता है वही कर्ता होता है ना। जिसके विषय में बात की जाती है वह क्या होता है? कर्ता होता है। तो कर्ता ही उद्देश्य होता है। और कर्ता के साथ यदि कुछ विशेषण लगा है तो वह भी किसके अंतर्गत आएगा? उद्देश्य के अंतर्गत। जैसे नेताजी भाषण दे रहे हैं, अगर इसके आगे लिखा जाए कि हम कह सकते हैं बड़े नेताजी भाषण दे रहे हैं, बड़े नेताजी भाषण दे रहे हैं, टोपी वाले नेताजी भाषण दे रहे हैं, विशेषण यदि लग गया तो टोपी वाले नेताजी, ये पूरा ही क्या होगा? उद्देश्य होगा। इसके साथ यदि विशेषण भी लगा है तो वह विशेषण भी उद्देश्य के अंतर्गत ही आए। ठीक है। इसके बाद आता है विधेय। विधेय क्या होता है? उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। विधेय होता है जो उद्देश्य के विषय में कहा जाता है। यहाँ पर नेताजी भाषण दे रहे हैं, उद्देश्य क्या है? नेताजी। तो उद्देश्य के विषय में क्या कहा जा रहा है? भाषण दे रहे हैं, है ना। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। उसकी परिभाषा क्या होगी? उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे उदाहरण, नेताजी भाषण दे रहे हैं, नेताजी उद्देश्य है, और भाषण दे रहे हैं क्या होगा? विधेय होगा, है ना। इसमें उद्देश्य के विषय में कहा जा रहा है, भाषण दे रहे हैं, किसके विषय में कहा जा रहा है? उद्देश्य के विषय में। यह क्या होगा? विधेय होगा। जैसे और उदाहरण जो इसमें दिए गए थे, चींटी दाना ले जा रही है, तो चींटी क्या है? उद्देश्य। दाना ले जा रही है क्या होगा? विधेय होगा। अब उन्हीं उदाहरणों से समझ रहे हैं ना। माली पौधों में पानी दे रहा है, तो माली उद्देश्य है, पौधों में पानी दे रहा है, क्या होगा? विधेय होगा। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे उद्देश्य, खेल रहे हैं, विधेय। तो इस तरह से विधेय की परिभाषा होती है। उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण इसमें दिए हैं विधेय के। चिड़िया चूजों को दाना चुगा रही है, चूजों को दाना चुगा रही है। अध्यापिका पढ़ा रही है, मोर नाच रहा है, दुकानदार सामान बेच रहा है। तो यहाँ पर सामान बेच रहा है, पढ़ा रही है, चूजों को दाना चुगा रही है, नाच रहा है, ये सब
उद्देश्य के बारे में कहा जा रहा है। किस किसके बारे में? चिड़िया के बारे में, अध्यापिका, मोर और दुकानदार के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए ये विधेय है। तो वाक्य के दो अंग हुए, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य जिसके विषय में कुछ कहा जाए, विधेय उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाए। ठीक है, उदाहरण हमने देखे। अब इसके बाद आता है वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार। वाक्य के भेद दो होते हैं। दो भेदों के आधार पर वाक्य को अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। वाक्य के प्रकार में लिखते हैं, यहाँ भेद लिखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। वाक्य के भेद, दो भेदों के आधार पर वाक्य के कई प्रकार बताए गए। कौन कौन से भेद हैं? पहला है रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। वाक्य के दो भेद हैं। पहला रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। ठीक है, ये दो वाक्य के दो भेद माने गए। इनके आधार पर वाक्य के प्रमुख प्रकार। पहला है रचना। रचना यानी स्ट्रक्चर, बनावट जो होती है ना। वाक्य की बनावट के आधार पर अलग अलग प्रकार हैं वाक्य के, और अर्थ, वाक्य के अर्थों के आधार पर अलग अलग प्रकार। ठीक है, वाक्य के दो भेद हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। सबसे पहले रचना के आधार। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। बनावट के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। ठीक है, बनावट के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर, संरचना के आधार पर तीन प्रकार के वाक्य होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इसके बाद अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार माने गए है ना। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य माने गए हैं। कौन कौन से हैं? पहला है विधानवाचक। इनके डेफिनेशन में बताऊंगी आपको, पहले आप प्रकार याद कर लीजिए। हम वाक्य के अंग पढ़े हमने, 2 अंग होते हैं। उसके बाद वाक्य के भेद, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अब उनके प्रकार हम स्पष्ट रूप से देख ले, उनके नाम आज देख ले हम। अगर समय रहा तो हम इनकी डेफिनेशन और उदाहरण देखेंगे, नहीं तो हम कल पढ़ेंगे। लेकिन आज जितना पढ़ा है उतना आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। इसके आधार पर, रचना के आधार पर 3 भेद और अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं ना। पहला होता है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक, निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा संकेतवाचक वाक्य, चौथा संकेतवाचक, पांचवा संदेहवाचक, संदेहवाचक, छठा इच्छावाचक, सातवां आज्ञावाचक और आठवां है
विस्मयादिवाचक। 8वां यहाँ लिख रही हूँ ऊपर, 8वां है विस्मयादिवाचक। ये 8 भेद अर्थ के आधार पर वाक्य के माने गए हैं। ठीक है, रचना के आधार पर 3 भेद और वाक्य के आधार पर अर्थ के आधार पर 8 भेद। कौन कौन से हैं? विधान, पहला विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा संकेतवाचक वाक्य, पांचवा संदेहवाचक वाक्य, छठा इच्छावाचक वाक्य और सातवां आज्ञावाचक वाक्य। तो इतना हमने आज पढ़ा। ध्यान से देखिए, पूरा मैं एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ कि वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य जिसके विषय में कुछ कहा जाए, विधेय उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाए। वाक्य के 2 भेद माने गए हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के। ठीक है, तो आज हम रचना के आधार पर देखते हैं, कल हम अर्थ के आधार पर देखते हैं। आज रचना के आधार पर तीनों वाक्यों के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले सरल वाक्य। सबसे पहले सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है? सरल वाक्य में, जिस वाक्य में एक विधेय और एक उद्देश्य होता है, ऐसे वाक्य जिनमें एक ही विधेय होता है और एक ही उद्देश्य होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने अपना काम कर लिया है, सुभाष खेल रहा है। जैसे एक उदाहरण हमने लिया, इसमें पहला इसकी परिभाषा देखिए, एक ही विधेय और एक ही उद्देश्य होता है। एक ही उद्देश्य होता है। उदाहरण, सुभाष खेल रहा है। ये सरल वाक्य है। सुभाष खेल रहा है, यह सरल वाक्य है क्योंकि इसमें एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। सुभाष उद्देश्य, खेल रहा है विधेय, है ना। ये उद्देश्य, एक उद्देश्य है और एक विधेय है, इसलिए यह एक सरल वाक्य है। तो सरल वाक्य की परिभाषा कि जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। उदाहरण, कोई भी एक सरल वाक्य आप लिख सकते हैं। मैंने अपना काम कर लिया है, सुभाष खेल रहा है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। कोई भी एक सरल वाक्य ले सकते हैं, इसमें कोई 2 उद्देश्य नहीं है, 2 विधेय नहीं है, कुछ कंफ्यूजन नहीं है। वो सरल वाक्य, सिंपल वाक्य जिसको कहते हैं। तो यहाँ एक ही विधेय और एक ही उद्देश्य वाले वाक्यों को सरल वाक्य कहा जाता है। उदाहरण हमने देखा, सुभाष खेल रहे हैं, इसमें एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है? संयुक्त वाक्य में, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य समुच्चय बोधक की सहायता से जुड़े होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। कि ऐसे 2 वाक्य जिनमें समुच्चय बोधक शब्द हमने पढ़े ना, और, तथा, एवं, इसलिए, ताकि, ये सब समुच्चय बोधक होते हैं, जोड़ने वाले शब्द, वाक्यों को जोड़ने वाले, है ना, वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द। तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य में, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य समुच्चय बोधक की सहायता से जुड़े हों, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे ईशा बाजार गई और जल्दी से लौटा, है ना। ईशा बाजार गई और जल्दी से लौट आई, यहाँ और लगा है। 2 वाक्य है, दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? समुच्चय बोधक शब्द। और तो ऐसे वाक्य जिनमें और लगा है, तथा लगा है, इसलिए लगा है, या लगा है, अथवा लगा है, 2 वाक्यों को जोड़ा गया है ना। 2 अलग अलग वाक्य को एक समुच्चय बोधक शब्द की सहायता से जोड़ा गया है, तो वो क्या कहलाएगा? संयुक्त वाक्य कहलाएगा, है ना। यहाँ पर हम सरल, मैं आपको शॉर्ट में लिख रही हूँ कि समुच्चय बोधक की सहायता से 2 वाक्यों को जोड़ा जाता है, तो संयुक्त वाक्य कहलाता है। इस सहायता से 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ा जाता है।
दो वाक्यों को जोड़ा जाता है। यह होता है संयुक्त वाक्य। उदाहरण हमने लिया, ईशा बाजार गई और जल्दी से लौट आई, है ना। उदाहरण हमने क्या किया, उदाहरण ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण, ईशा बाजार गई और जल्दी से लौट आई। यहाँ दो वाक्यों के बीच में समुच्चय बोधक शब्द लगा है और, है ना, ये और शब्द है जो इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। ईशा बाजार गई और जल्दी से लौट आई। यहाँ दो वाक्य जुड़े हुए हैं और की सहायता से, इसलिए संयुक्त वाक्य है जिसमें दो वाक्यों को जोड़ा गया। इसके बाद आता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होता है कि जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और एवं एक अन्य वाक्य आश्रित या गौण होता है उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें एक वाक्य प्रधान होता है और दूसरा वाक्य उस पर आश्रित होता है, कि एक पहले वाले वाक्य के ऊपर दूसरा वाला वाक्य निर्भर कर रहा है, दूसरे वाक्य का उससे लिंक है ना, उसका उससे लिंक है। अगर वो आगे वाला वाक्य नहीं होगा तो पीछे वाले वाक्य का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। दोनों इस प्रकार से जुड़े हैं कि दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर डिपेंड है, आश्रित है उसको, है ना। तो यहाँ पर एक प्रधान वाक्य होता है और एक दूसरा अन्य वाक्य उस पर आश्रित होता है। जैसे जो खेल रहा है वो मेरा भाई है, जो खेल रहा है वो मेरा भाई है। तो पहला वाक्य प्रधान वाक्य हो गया, मेन वाक्य हो गया, और जो दूसरा वाक्य है वो उसके ऊपर निर्भर हो गया, तो वह होता है मिश्र वाक्य। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन कनेक्टेड कैसे है, जिसमें कनेक्शन में भी पहला वाला वाक्य तो पावरफुल है, दूसरा वाला उस पर डिपेंड है ना। तो यह मिश्र वाक्य होता है। जैसे जो खेल रहा है वो मेरा भाई है, जैसे ही मैं स्कूल के लिए निकला वैसे ही वर्षा होने लगी। पहला वाक्य था जैसे ही मैं स्कूल के लिए निकला वैसे ही वर्षा होने लगी, जो ही मैं वहां गया त्यों ही वो आ गया। तो इस तरह से जो शब्द वाक्य जुड़े होते हैं, लेकिन उनमें पहला वाक्य प्रधान होता है और दूसरा वाक्य उस पर निर्भर करता है, तो ये होता है मिश्र वाक्य। तो तीन तरह के रचना के आधार पर वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तीनों की परिभाषा और उदाहरण हमने देखे। नहीं समझ में आता है तो फिर से आप पूछ लेना, कल तक और इसे पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। आज इतना ही पढ़ेंगे हम, इसके बाद अर्थ के आधार पर हम कल लेंगे। आज इतना ही, एक बार रिवाइज कर लेना पढ़ के बुक में जो भी पढ़ा है हमने, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। कुछ डाउट हो तो पूछ लो आप अभी।